So hello friends, कैसे हैं आप लोग? So in our last lecture we have completed the question number 15 और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। हीरा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 द वेडल सी, ये हम वेडल सी के बारे में बात कर रहे हैं। करंट अफेयर का न्यूज है। रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये आप करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा उस चीज़ का। वेडल सी अभी न्यूज में था, कुछ फिशरीज से रिलेटेड कुछ इशू मैटर था, तो इसके रिगार्डिंग ये वेडल सी न्यूज में आया था। तो बताइए, वेडल सी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपके ऑप्शन है ईस्टर्न इंडियन ओशियन, वेस्टर्न पैसिफिक, आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। चलिए वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है ये ABCD। कंसिडर द स्टेटमेंट्स। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? और इनके चेयरमैन एंड मेंबर क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं या प्राइम मिनिस्टर? तो नहीं फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्चुअली इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो 1964 में एक ऐसे एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था, और ये चेयरमैन और मेंबर्स जो इनके होते हैं, ये स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो यस बी इज़ द करेक्ट आंसर, 2 ओनली। 18 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विथ रेफरेंस टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल 32 कौन से कोर्ट के बारे में बात करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड can anyone tell me in the comment box that which article is related to the high court? मतलब जैसे कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और अगर आपको हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल करना है, तो अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल यू कैन गो टू द हाई कोर्ट? जैसे सुप्रीम कोर्ट का तो आर्टिकल 32 है, व्हाट अबाउट द हाई कोर्ट आर्टिकल? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इट इज़ स्टेटमेंट पढ़िए, आर्टिकल 32 के तहत आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए कौन सी सर्विस प्रोवाइड की गई है। इट इज़ इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन इफ इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस एनी ऑन द फंडामेंटल राइट्स। ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव है और साथ ही ये भी देखना है कि ओरिजिनल है क्या। ठीक है, ये 2 वर्ड्स जो की पॉइंट्स है, इनको आपको इसके बारे में अगर पढ़े रहेंगे ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, तो ही आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर पाएंगे। एंड थर्ड कहता है इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बताइए। चलिए मैं करता हूँ, आप लोग एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज, एक सेकेंड, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन तो है, नो डाउट। आर्टिकल 32 के तहत अगर आप चाहें तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। एक्सक्लूसिव तो है, बट मैंने आपसे कहा ना, ये क्या ओरिजिनल है क्या? नो, इट इज़ नॉट अ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आप क्या समझते हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फ्रेंड वो होता है जिसमें कोर्ट में तभी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
जब गवर्नमेंट के बीच की कोई डिस्प्यूट होती है, लाइक स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह की चीज़ें, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के बीच की जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग ये ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन है ये काम आता है। तो फंडामेंटल राइट्स से कोई मतलब नहीं है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का। तो टू आंसर इज रॉन्ग, टू स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। अपने 2 को हटाया तो फिर ए कट गया एंड डी कट गया, बचा बी एंड सी। तो 3 तो अपना सही है एंड 1 भी सही है, ठीक है, 1 एंड 3। सो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 18 का क्या, ये 18 नंबर था ना, 18 का सी। 19 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर क्रिएटिंग यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इनमें से 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, चारों में से बताना है कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट कर सकते हैं। कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। फ्रेंड्स, आपको पहले ये समझना होगा कि यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल कौन करता है और इसको फॉर्म क्यों किया जाता है। यूनियन टेरिटरीज, अगर चलिए मैं इसके आंसर पे आता हूँ। कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है, कोई एक ऐसा रीजन जहाँ पे वो वहाँ का जो कल्चर है उस रीजन का वो बाकी रीजन से डिफरेंट है, तो उस कल्चर की हेजेमनी को बनाए रखने के लिए, ताकि वो बाकी स्टेट्स के अंदर इन्वॉल्व ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं उनके कल्चर को बिगड़ने का डर होता है। इसलिए उस कल्चर को सजा के रखने के लिए, उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है वो उसको एज अ यूटी का दर्जा दे देती है, ठीक है, ताकि वो यूटी के फॉर्म में बन जाए और वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फुली कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस इज़ द पॉइंट जिसके थ्रू यूटी बनाया जा सकता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है तो यूटी इसको अपने हाथ में कंट्रोल करती है। स्ट्रेटेजिक कोई इंपॉर्टेंस है तो जैसे आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली 2019 में बिल पास हुआ था और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया था, तो ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था वहाँ पे, इसलिए उसको यूटी बना दिया गया। इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल, बिल्कुल ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 से मैच करता है, तो सेम चीज़ है ऑलमोस्ट, इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन इज ऑल्सो अ पॉइंट। तो चारों ही सही है, 19 का डी, 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 20 पहुँचते हैं। Which of the following fall within the purview of freedom of speech and expression as guaranteed under the Article 19 of the Indian Constitution? क्वेश्चन को रीड करिए। आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या फ्रीडम ऑफ साइलेंस का भी राइट देता है कि आर्टिकल 19? फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू स्ट्राइक, राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, तो आर हो जाएगा, बिल्कुल अपने पास राइट है। राइट टू स्ट्राइक फ्रेंड्स, ऐसा कोई ऑप्शन उसमें, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ रॉन्ग है, तो 2 गलत हुआ तो आपका सी एंड डी विल बी एलिमिनेटेड, बचा ए एंड बी, 1 3 एंड 4। 4 तो सही है, 1 भी सही है फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं। तो 20 का ए हुआ, 1 3 एंड 4। चलिए चलते हैं 21 पे, NCPCR के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी constituted under the Child Labor and Prohibition and Regulation Act 1986. Statement number 2 is it has been designated as the agency to monitor provisions of the Right to Free and Compulsory Education Act, RTE Act. Consider this statement, please. Which of the statement given above is or are correct? तो चलिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू और फॉल्स, बताइए। ये फॉल्स है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये फॉल्स किस लिए बताइए? ये है तो वैसे स्टैट्यूटरी बॉडी, नो डाउट, बट क्या ये इस एक्ट के तहत आया गया था क्या?
इस एक्ट के ही अंदर में लाया गया था इसको, NCPCR को? नहीं। इस एक्ट का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, उसका नाम था कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। उसके अंदर ये लाया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज द करेक्ट. It has been designated as the agency to monitor provisions. ये स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22. परख पोर्टल, ये तो करंट अफेयर का लग रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परख पोर्टल. It will conduct assessment for both students and teacher at school. And second, it is launched by the All India Council for Technological Education, AICTE. परख के बारे में बताइए. अगर आप ये पढ़े होंगे करंट में तो भी कर पाएंगे. तो चलिए इसका आंसर मैं देता हूँ. इसका आंसर है बोथ आर करेक्ट. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23. Consider the following statement with reference to the idea of liberalism in the context of Indian Constitution. आइडिया ऑफ लिबरलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है. फर्स्ट देखिए, इंडियन लिबरलिज्म गिव्स प्राइमेसी टू द राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स ओवर द राइट ऑफ द कम्युनिटी. अच्छा. सेकंड है, रिजर्वेशंस फॉर द SC/ST कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एन एग्जांपल ऑफ द इंडियन लिबरलिज्म. स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए. Indian liberalism gives primacy to the rights of individual over the rights of the community. फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. इसका जस्ट अपोजिट है. एक्चुअली वी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कम्युनिटी. तो ये जो स्टेटमेंट है ये वेस्टर्न कम्युनिटी के हिसाब से बनाई गई है. एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ करेक्ट. सो इस हिसाब से अपना आंसर नंबर ये बी हो जाएगा, 2 ओनली. 24 पे चलते हैं. NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात कर रहा है. इशू ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. कौन सा NHRC के अंदर इशू को लिया जा सकता है? NHRC किस इशू पे मैटर कर सकती है ये आपको बताना है. फर्स्ट, इशू ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. मैनुअल स्कैवेंजिंग समझते हैं क्या होता है? मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे आपने देखा होगा गाँव में, शहरों में, जैसे आसपास सीवर बने होते हैं, सीवर्स की सफाई होती है तो वो इंसानों के द्वारा की जाती है. मैनमेड होते हैं टनल्स को खोल के, तो उसमें ह्यूमन खुद एंट्री करते हैं और बाई हैंड मतलब उनको सफाई करते हैं. तो वो होती है मैनुअल स्कैवेंजिंग. नालियाँ जो भी होती है ना, आपने देखा होगा किनारे किनारे नालियाँ होती हैं सड़क के किनारे, उनको साफ़ सफाई करना, सीवर को साफ़ सफाई करना विदाउट एनी टेक्नोलॉजिकल यूज. तो अगर उसकी कोई इशू ऐसी रेज होती है तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या ये NHRC देखता है क्या? सेकेंड है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नोटिफाइड एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स. तो ये ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं. ऐसे इनके कोई भी नोटिफाइड एंड डिनोटिफाइड, आपने पढ़ा होगा PVTG के बारे में, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा. तो ऐसे ट्राइब्स जो कि नोटिफाइड किए गए हैं या फिर जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स है उनके द्वारा जितनी प्रॉब्लम्स है, अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनके इशू को भी कंसर्न किया जाता है NHRC के द्वारा. एंड थर्ड इज इशूज रिलेटेड टू द राइट टू हेल्थ. बताइए. Yes friends, all 3 statement is correct. ऑप्शन नंबर C is the correct answer. 1, 2 and 3. ये सभी के सभी तीनों इशू NHRC के द्वारा टेकन अप किए जा सकते हैं. ठीक है. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स 2022 वाज पब्लिश्ड बाय. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट जो आउटलुक रिपोर्ट आती है वो किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, पब्लिश की जाती है, सॉरी. A, B, C एंड D आपके सामने ऑप्शन है. ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है. राइट या रॉन्ग वाला ही हुआ बिल्कुल. अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं फ्रेंड्स तो आप रिस्क मत लीजिए, आप इसको स्किप करके आगे निकल सकते हैं. इसके ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के ऊपर, मेरा तो ये मानना है. बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि आसपास भी अगर हैं तो जिसकी तरफ वेटेज ज़्यादा हो रहा है उस पर टिक कर दें, लेकिन ये बहुत रिस्की हो जाएगा. हाँ, अगर आपके पास समय है लास्ट में तो फिर आप सोच सकते हैं, बट
मेरा मानना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप 50-50 डाउट हैं, या फिर अगर आप 70-30 के रेशियो में भी हैं तो भी आप स्किप कर सकते हैं इसको, बिकॉज इट कैन रिड्यूस योर पॉजिटिव मार्क्स। तो चलिए 25 पे चलते हैं। 25 का आंसर आपका है क्या? आइए लो, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आप देखो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, आप ऐसे भी वाइल्ड गेस कर सकते हो। और आई हुई तो मैंने कभी पढ़ा नहीं न्यूज़ के अंदर, तो ऐसा भी शायद सा लग रहा है कोई जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है ये पता नहीं, बट न्यूज़ में ज़्यादातर ये 3 पढ़ते हैं हम लोग, ILO, IMF एंड UNESC। ठीक है, तो ठीक है, ILO इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 324। कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन के टेन्योर को सर्विस देता है, उनके ऑफिस के बारे में बताता है? क्या आर्टिकल 324 है? सेकंड पढ़िए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सरसाइज वीटो पावर ओवर द मैटर्स डिस्कस्ड इन इलेक्शन कमीशन। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास एक्सरसाइज वीटो पावर करने का एक्सरसाइज होता है क्या? वीटो पावर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? और थर्ड है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आप स्टेटमेंट नंबर 1 ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक्चुअली 324 क्या कहता है? देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट इसने बात करी टेन्योर ऑफ ऑफिस। टेन्योर ऑफ ऑफिस उसके बाद के जितने आर्टिकल्स हैं 25, 26 उनमें से किसी एक में करते हैं, बट 324 डजंट टॉक्स अबाउट द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो 1 तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग है। अगर 1 आपने इनकरेक्ट किया तो ये लीजिए सारा एलिमिनेट हो गया, सही ए एलिमिनेट हो गया, सी गया एंड डी गया। तो करेक्ट आंसर क्या निकल गया? बी। इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन एम लक्ष्मीकांत के अंदर दिया हुआ है, उसको आप पढ़िए देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबल रहेंगे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, मार्शल रूल, which of the above special circumstances have an effect on the fundamental rights of the Indian citizen? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या आपके फंडामेंटल राइट्स पे कुछ इम्पैक्ट आता है क्या? सोचिए, प्रेसिडेंट रूल तो वैसे कई बार लग चुका है, लेकिन क्या प्रेसिडेंट रूल लगने के बावजूद आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव इफेक्ट होता है क्या? या फिर ये चीज़ नेशनल इमरजेंसी में होते हैं या फिर मार्शल रूल में होते हैं? आपने अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा या फिर इमरजेंसी की जो भी चैप्टर्स हैं अगर उसे पढ़े होंगे आपने, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं आता हूँ। देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल इम्पोजिंग ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल से कोई मतलब नहीं है फंडामेंटल राइट का। प्रेसिडेंट रूल वैसे भी स्टेट के अंदर इम्पोज किया जाता है, तो स्टेट में तो खैर मल्टीपल टाइम्स अभी तक लग चुके हैं प्रेसिडेंट रूल या फिर आप गवर्नर रूल कह लीजिए। तो 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो ओनली 2 and 3 इज द करेक्ट। 2 and 3 पे इम्पैक्ट होगा बिल्कुल ऑब्वियस, मार्शल रूल पे होगा, एंड एक्चुअली इसमें आर्मी का रूल हो जाता है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, और नेशनल इमरजेंसी पे तो खैर पूरे देश के अंदर इम्पैक्ट होता है, और एक छोटे से एरिया में भी नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP, अच्छा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? DPSP पढ़े रहेंगे तो आप कर देंगे इसे। कौन सा किया गया 42nd के द्वारा ऐड? ये 4 स्टेटमेंट है। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन द इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, एंड फोर्थ इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज।
और आपके ऑप्शंस हैं ये, आप देखो ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में किसे ऐड किया गया ये बताना है 4 में से, और आपके ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर देता हूँ। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये कब ऐड किया गया था बताइए? ये 42nd के अंदर में नहीं हुआ था। और ये जो 4th स्टेटमेंट है, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये भी आपका 42nd के अंदर में नहीं हुआ था। नीचे मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में ये दोनों किस आर्टिकल के अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में आया था, या फिर ये ओरिजिनली ऐड था। तो इसका सही आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। एक्चुअली मुझे भी ठीक से याद है नहीं 3rd and 4th के बारे में, तो वैसे 1st and 2nd के बारे में तो मैं श्योर था, बट 3rd के बारे में मुझे नहीं पता। और 4th का तो खैर देख के लग रहा है हिंदी लैंग्वेज के लिए 42nd अमेंडमेंट में ऐसा कुछ नहीं आया था। मतलब मैंने पढ़ा था बट मुझे ऐसा कुछ वहाँ पे दिखा नहीं, मैं इस बेसिस पे इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो ठीक है 1 and 2। एक्चुअली मुझे 1 तो कन्फर्म है, मैं सच बताऊँ तो मुझे 1 कन्फर्म है, 2 मुझे ठीक से पता नहीं है कब है, बीच में डाउट है। 1 तो कन्फर्म था एंड 4 भी कन्फर्म है कि 4 में ऐसा कुछ नहीं है कि 42nd में आया था। तो दैट्स वाई मैंने ऐसे एलिमिनेट किया, 1 है और 4 नहीं है। तो 1 तो इसमें है एंड 4 नहीं है, तो 4 जहाँ जहाँ है पहले वहाँ पर उसको हटा दीजिए। 4 इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों तो वैसे ही नहीं होगा, बचा ए एंड बी, लेकिन 1 तो है, तो इस बेसिस पे अपना आंसर क्या होगा? ए। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। Who among the following do not hold office during the pleasure of the president? क्या हलवा क्वेश्चन पूछ दिया भाई साहब। Who among the following do not hold office? इनमें से कौन से ऐसे भाई साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर नहीं ऑफिस होल्ड करते हैं? अटॉर्नी जनरल करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। अटॉर्नी जनरल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ही होल्ड करते हैं। जब चाहें मुरमुरे जी हटा सकती हैं इनको, द्रौपदी मुर्मू। एक्चुअली मैंने एक वीडियो देख रहा था, छोटे बच्चों से पूछा क्या कि देश का राष्ट्रपति कौन है, तो वो बच्चा कहता है मुरमुरे जी, तो वही मुझे याद आ रहा था। सो रिस्पेक्ट टू आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। अटॉर्नी जनरल बिल्कुल हटा सकते हैं, हट सकते हैं, ये बिल्कुल प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर ही काम करते हैं। एंड कैग की बात करें तो क्या कैग काम करते हैं क्या प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे? एंड चीफ इलेक्शन कमीशन करते हैं क्या? एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी, क्या ये करते हैं क्या? एक्चुअली मैं बात करूँ, अगर आपको इसके बारे में ना पता हो ना, आप सिर्फ अटॉर्नी जनरल के बारे में जानते होगे, तो इससे ये क्वेश्चन कर लोगे आप। तो इसमें से कौन कौन नहीं करता है? अच्छा, इसमें डू नॉट होल्ड ऑफिस पूछा है ना इसमें, तो 1 तो होगा ही होगा। तो जहाँ जहाँ 1 है, ए है, सी है एंड डी है, इसमें से ही हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कैग है एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या दोनों ही काम करते हैं, मतलब या फिर दोनों ही प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होल्ड करते हैं क्या अपने आप को? तो ये तो करते हैं, तो ये तो एक सेकंड, ये क्या क्वेश्चन? डू नॉट होल्ड ऑफिस, वो अमंग द फॉलोइंग डू नॉट होल्ड ऑफिस। ओके, ये तो करते हैं, तो 1 नहीं होगा, ठीक है। 2, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। 2 नहीं करते हैं, 3 भी नहीं करते हैं, 4 भी नहीं करते हैं। ये तीनों लोग हैं जो कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम नहीं करते हैं। तो 2, 3 and 4, यस, 2, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल तो उनके प्लेजर पे ही काम करते हैं, तो ये तो होगा नहीं, 1 नहीं होगा। तो 1 जहाँ जहाँ पे आप उसको हटा सकते हैं, ए हट गया, सी हट गया एंड डी हट गया। ठीक है फ्रेंड्स, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पद्मा अवार्ड। ओके, पद्मा अवार्ड के बारे में, पद्मा अवार्ड कैन बी गिवन अ हायर अवार्ड ओनली आफ्टर 5 years ऑफ द conferment ऑफ द अर्लियर अवार्ड। द पद्मा अवार्ड कमिटी is headed by the cabinet secretary. There is a provision for seeking the written consent of the
recipients before the announcement of the award. इसमें तो मुझे भी डाउट है कुछ, आप लोग देखिए। मुझे एक्चुअली इसमें इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। पद्मा अवार्ड कमेटी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, ऐसा है क्या? कैबिनेट सेक्रेटरी, ये स्टेटमेंट नंबर 2 पे डाउट हो रहा है मुझे। कैबिनेट सेक्रेटरी। थर्ड क्या कहता है? देयर इज ए प्रोविजन फॉर सीकिंग द रिटन कंसेंट ऑफ द रेसिपिएंट्स बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड। रिटन कंसेंट चाहिए होता है। पद्मा अवार्ड कैन बी गिवन अ हायर अवार्ड ओनली आफ्टर 5 years ऑफ कन्फर्मेंट ऑफ द अर्लियर अवार्ड। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। 2 का मुझे नहीं पता और 3 का भी नहीं पता, और इस हिसाब से तो फिर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, एंड डी भी हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं अपने साइड से इसको मैं स्किप करूँगा, आप लोग इसको देखिए 30 का क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एंड ये कंट्री अडॉप्टेड फ्रॉम। ये तो हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? यूएस। इसके अंदर इसके आगे तो फ्रांस दे रखा है, ये तो गलत हो गया, ये तो होगा नहीं। अच्छा, करेक्टली पेयर्ड मैच करना है, तो ये तो अपना होगा नहीं। फंडामेंटल राइट्स तो अपना फ्रांस से लिया नहीं गया है, फंडामेंटल राइट्स अपना यूएस से लिया गया हुआ है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 1 जहाँ जहाँ पे काट दो आप उसको, बचा गया ए एंड सी। तो 2 and 3 and 3 तो वैसे भी सही है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से है, इतने को पता है। क्या डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है क्या? यस, लिया गया है। डीपीएसपी इज बोरोड फ्रॉम द आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ए हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा क्वेश्चन था? 31 का ए। चलिए चलते हैं आगे। With reference to the State Election Commission, consider the following statement. It has been empowered to conduct elections to Panchayat through 73rd Constitutional Amendment Act. Okay, ठीक बात है ये। The function of the delimitation, reservation and rotation of Panchayat seats is vested in the State Election Commission. Delimitation, reservation and rotation of Panchayat seats is vested in the State Election Commission. एंड थर्ड क्वेश्चन कहता है स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, ये तो फालतू स्टेटमेंट दे रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, स्टेट इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल पे बैठती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट बॉडी है, आपस में कोई इनका मेल मिलाप नहीं है, ठीक है। तो आपस में कभी ऐसा कुछ नहीं करते हैं लोग कि इनका अपना रिपोर्ट उनको शेयर करें या फिर बताएं सबमिट करना उनको कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड गलत है। इस बेसिस पे तो आपका सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा एंड 2 इज़ द करेक्ट आंसर एंड 1 भी सही है। ए हुआ इसका आंसर फ्रेंड्स। 32 का ए होगा। 33 पे चलते हैं। ये कमीशन या बॉडी है और फॉल्स अंडर किस मिनिस्ट्री के अंडर में फॉल करता है ये? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, क्या फॉल करता है क्या इसके अंदर? सेकंड पढ़िए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो कर सकते हैं आप लोग। थर्ड कहता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर फॉल करता है क्या? सो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट, इट डजंट फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल, कहाँ गया, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जब इसमें नहीं फॉल करता तो किस में फॉल करता है बताइए? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? नाम से लग रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ऑब्वियस। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, नॉट अंडर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बाकी 2 and 3 तो सही है, तो अपना क्या हो जाएगा 33 का सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन,
फाइनेंस कमीशन क्या क्वासी जुडिशियल बॉडी है? यस, इट इज़ ए क्वासी जुडिशियल बॉडी. द मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर 5 years और टिल 65 year ऑफ एज. ये करिए. स्टेटमेंट नंबर 2 समझिए. एंड थर्ड कहता है द मेंबर आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट. तो फर्स्ट तो सही है एंड थर्ड सही है. क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है इनका? यस हो सकता है. रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है इनका. तो अपने को तो 2 ए मिल गया, 1 और 3. एंड आंसर में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही है. तो 1 और 3 तो सही है अपना. तो इस हिसाब से अपना सही होना चाहिए 1, 2 और 3. तो ये 65 ईयर्स ऑफ एज तक या फिर 5 ईयर्स तक ये ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं. इनके जो मेंबर होते हैं कब तक होल्ड कर सकते हैं, कोई पता है क्या कुछ? बताइए. 65 ईयर्स ऑफ एज तक करते हैं क्या? नहीं. एक्चुअली इनकी भी जो ऑफिस होती है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये क्या कहते हैं इनको, अटॉर्नी जनरल इनकी तरह ही होती है. एक्चुअली इनका तो वैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑफिस टेन्योर इनका एक स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपको इतने साल के लिए रहना है, तो इतने साल के लिए रहते हैं. उनसे पहले भी चाहें तो हटा सकते हैं इनको. तो 1 और 3 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35. एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बात कर रहे हैं. शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस फ्रॉम द RBI. In this context, consider the following statement. Every scheduled bank is eligible to be a member of clearing house. Okay. Payment banks can provide debit and ATM card. हो सकता है. थर्ड है पेमेंट बैंक्स डिपॉजिट लिमिट इज ₹1 लाख पर पर्सन. अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा है. क्वेश्चन देखिए आप लोग, बताइए. एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट एंड यस स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट. आप बहुत लोग स्टेटमेंट नंबर 2 पर डाउट करते हैं, बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट. पेमेंट बैंक्स कैन प्रोवाइड डेबिट एंड ATM कार्ड्स. एंड ये जो थर्ड स्टेटमेंट है एक्चुअली ये पहले था 1 लाख पर पर्सन, इसको अब इंक्रीज करके 2 लाख कर दिया गया है. ठीक है, तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 36 पे मूव करते हैं. इंडिया हैज़ बीन यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच द गवर्नमेंट ऑपरेट्स. ठीक है, फिर से बढ़िया. इंडिया हैज़ बीन यूजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच द गवर्नमेंट ऑपरेट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रीजन फॉर इट? The judiciary and political practice have shown flexibility in the implementation of the Constitution. The basic framework of the Constitution suits our country. इसको पढ़िए आप, काफ़ी लेंदी स्टेटमेंट है. आप इसको पढ़िए, समझिए, वीडियो को पॉज करिए एंड रिप्लाई करिए. और नॉट द रीजन पूछा है, कौन सा इसमें से रीजन नहीं है. मैं इसके डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ. इसका आंसर नंबर डी है, ये सही है. ठीक है, थोड़ा लेंथी पड़ेगा समझाने में, आप इसको समझ सकते हैं, वीडियो पॉज करके समझ लीजिए. 37 पे पहुँचते हैं. Who among the following are not eligible for further office either in the center or state after they ceases to hold their respective office? समझ रहे हैं? इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि सेंटर और स्टेट के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं अगर उन्होंने अपने ऑफिस को छोड़ दिया है उसके बाद से? ऑप्शन है कैग, सेकंड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड थर्ड इज अ मेंबर ऑफ UPSC. द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 1. देखिए, कैग कर सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है कैग. अगर कैग के जो मेंबर हैं, अगर वो एक बार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए,
उसके बाद से दे आर नॉट एलिजिबल टू रीअपॉइंटमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो 1 तो सही हो गया अपना। 2 कर सकते हैं क्या? यस 2 कर सकते हैं। सेंटर के अंदर अटॉर्नी जनरल एंड स्टेट के अंदर कौन होते हैं इनके कंटेम्प्रेरी में, उनका नाम बताइए। उन्हें कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये कर सकते हैं। ये तो आपको पता है, पहले भी क्वेश्चन में आया हुआ था, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड होते हैं। तो ये जब मतलब आ सकते हैं, जब मतलब इनको निकाला जा सकता है। 3rd कर सकते हैं क्या? मेंबर ऑफ द यूपीएससी सर्विस, यूपीएससी, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट, जो कि एलिजिबल नहीं होते हैं, बाकी लोग एलिजिबल होते हैं। यस ऑब्वियसली मेंबर ऑफ यूपीएससी है तो वो तो रीअपॉइंट होकर चेयरमैन बन सकता है कि नहीं? अगर कोई बंदा मेंबर के तौर पे है तो बाद में उसके पास एक ऐसी ऑप्शन है कि वो प्रमोट होकर वो यूपीएससी के चेयरमैन बन जाए, बट क्या के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सो ओनली स्टेटमेंट 1 बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 38 पहुँचते हैं। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत लंबा लेंथी स्टेटमेंट है, पढ़िए आप इसको। Which of the following functions are performed by the National Commission for Scheduled Tribes? वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट ऑप्शन देखिए। चलिए पढ़ते हैं। टू सजेस्ट मेजर टू बी टेकन ओवर द कन्फरिंग ओनरशिप राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू एसटीज लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, फॉरेस्ट के जो भी ओनरशिप राइट्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, वो उनको मिल सकते हैं या फिर मिलेंगे, उसमें कुछ ऐसा हस्तक्षेप नहीं होता है। सेकेंड कहता है टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट विथ रिस्पेक्ट टू डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यस इंक्वायर कर सकते हैं बिल्कुल। 3rd क्या कहता है टू सजेस्ट मेजर टू बी टेकन टू इंश्योर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत। क्या इस एक्ट के अंदर में आता है क्या? ये ध्यान से पढ़िए। क्या इस एक्ट के अंदर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कुछ मेजर्स फुलफिल होते हैं? यस होते हैं। तो ऑल दिस 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following envisaged as the right against exploitation in the Constitution of India? Right against exploitation बताइए। अच्छा ये बताइए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है? नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। Which of the following envisaged as the right against exploitation in the Constitution of India? कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट वो डील करता है इसके साथ? राइट अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये करता है क्या? कहाँ करता है भाई साहब? ये नहीं करता है। सेकंड कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। यस ये करता है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। यस ये भी करता है। सो स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। Option C is the correct. Move to the question number 40. Which of the following statements are correct with regard to the India Independent Act 1947? अच्छा, ये आपने पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का जो बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो ये आप ये कर सकते हैं। कई सारे चार्टर्ड एक्ट आए थे ना, तो उसमें ये आखिरी रहता है, ये 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट वाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद ये आता है 1947। इसमें क्या कहते हैं बताओ? इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया कैन अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया इंक्लूडिंग द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इटसेल्फ। इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया। एंड 3rd कहता है दो इट डिक्लेयर इंडिया एज इंडिपेंडेंट इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा क्या बात करती है भाई। डिड नॉट प्रोक्लेम, सच में डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। तुम्हारी खटिया खड़ी कर दी थी इंडिया वालों ने उस टाइम पे, पता क्या है। सो फ्रेंड्स स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट। 3 करेक्ट इनकरेक्ट है एंड
इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया। क्या ऐसा हुआ था क्या? इसमें अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएं तो ये आप आराम से कर लेंगे। मैं सिर्फ गारंटी देता हूँ, मैं स्टेटमेंट नंबर 2 के बेस पे आप ये सारा कर लेंगे। एक्चुअली स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट बिकॉज आपको पता है आफ्टर इंडिपेंडेंट सी राजगोपालाचारी बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है। और यहाँ पे तो बात कर रहा है कि अबॉलिश कर दिया था गवर्नर जनरल के पोस्ट को, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। 2 गलत हो गया आपका, तो भाई 2 के बेस पे आप सब निकाल सकते हैं ना। देखो बी में भी 2 है, सी में भी है एंड डी में भी है, तो यस स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। 41 पे चले गया। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, अभी मैं कुछ अपना भी काम निपटा लूँ, मुझे भी कुछ पढ़ाई करना है, इकोनॉमी एनवायरनमेंट वगैरह कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोशिश करूँगा कि 3rd वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, बाकी डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। सो फ्रेंड्स विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, बाय।